आज के इस वीडियो में हम प्रेशर इन फ्लूइड्स पे बात करेंगे। स्टैंडर्ड 9th के लिए प्रेशर इन फ्लूइड्स। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके कोर्स में नहीं है, कोर्स के बाहर है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है इतना भी हाई तौबा नहीं है कि उसको हम 11th के लिए छोड़ के रखें। आप उसको इस लेवल पे भी समझ सकते हैं और इसे अगर समझ जाएंगे तो प्रेशर इन फ्लूइड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए और ज़्यादा क्लियर होगा। आप इसके पीछे के रीज़न को, इसके पीछे के फॉर्मूलाज को समझ पाएंगे। तो चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा वो ये हो सकता है कि ये फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड आखिर क्या है। तो कोई भी लिक्विड या गैस, ये देखें लिक्विड हो या गैस हो, ये दोनों दे कैन फ्लो। तो चूंकि ये फ्लो कर सकता है इसीलिए इन्हें कहा जाता है फ्लूइड्स। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कोई लिक्विड हो या गैस हो, उसके अपने एग्जिस्टेंस के कारण, उसका भी अपना वेट होगा, उसके कारण वो कितना प्रेशर क्रिएट करता है। आपने सुना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर तो सॉलिड है नहीं, वो क्या है, वो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर के कारण भी प्रेशर क्रिएट होता है। इसका मतलब कि गैस प्रेशर क्रिएट करता है, सिमिलरली लिक्विड भी प्रेशर क्रिएट करता है। तो चलिए इसे शुरू करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि मान ले एक बॉक्स है, ये एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। इस बॉक्स का मास जो है, ये मास है m। तो इसके मास के कारण ये नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करेगा और ये फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये वेट होता है और वेट एक तरह का फोर्स होता है। तो इतना फोर्स mg फोर्स ये बॉडी जिसका कि मास m है, ये बॉडी नीचे की तरफ अप्लाई करेगा और चूंकि इसके नीचे टेबल है तो वही फोर्स ये टेबल पे अप्लाई करेगा। लेकिन क्या ये टेबल के पूरा का पूरा सरफेस पे ये फोर्स अप्लाई कर रहा है? नहीं, ये जितना टेबल के साथ कांटेक्ट में है, जितना पार्ट कांटेक्ट में है, तो हम वो फेस ड्रॉ कर रहे हैं जो हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पर, पीछे वाला फेस जो है। तो जितना पार्ट कांटेक्ट में है वो पार्ट कितना होगा, इतना सा पार्ट जो कि टेबल के कांटेक्ट में है, ये फोर्स उतना सा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। तो फिर यहाँ पर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, तो ये पता करने के लिए हमें क्या पता करना होगा, फोर्स कितना एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया या फिर कहें फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां पर फोर्स कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम कहेंगे ये जो फोर्स है दिस F फोर्स, ये वाला जो एरिया है दिस एरिया बॉटम एरिया, इतना सा एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर ये हो गया फोर्स पर एरिया और इसी फोर्स पर एरिया को ही कहा जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही कहा जाता है प्रेशर। तो ये ब्लॉक जो प्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर रहा है इतना सा रीजन में, इस एरिया में, ये बॉटम वाला जो सरफेस है, ये वाला एरिया में जितना ये प्रेशर अप्लाई कर रहा वो होगा इसका अप्लाई किया गया फोर्स डिवाइडेड बाय जितना एरिया में ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। तो अब देखिए ये तो प्रेशर हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और जब फोर्स सरफेस पे नॉर्मल होता है, जैसे इस टेबल वाले सरफेस पे ये नॉर्मल है, तो इसी फोर्स को ही थ्रस्ट कहा जाता है। सो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे एक कंटेनर, जिस कंटेनर में हम लिक्विड फिल करेंगे और फिर वहाँ से आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे वो लिक्विड कितना प्रेशर इसके बॉटम में अप्लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो बॉटम वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये बॉटम वाला जो फेस है, ये एरिया, इसका एरिया इसे एक नाम दे देते हैं, दिस एरिया इज इक्वल टू कैपिटल A। और यहाँ पर अब हम फिल करेंगे एक लिक्विड। हमने लिक्विड फिल कर दिया और इस लिक्विड का जो डेंसिटी है, दिस लिक्विड, इसका डेंसिटी जो है इसे भी एक नाम दे देते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू, चलिए इसे ग्रीक लेटर रो से डिनोट करते हैं।
और ये जो लिक्विड हमने भरा, कितना भरा, इसका जो हाइट है, इस लिक्विड कॉलम का जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाइट ये हो गया h। तो अब यहाँ से हम इस लिक्विड का अप्लाई किया गया प्रेशर को पता कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो प्रेशर होगा, दिस प्रेशर इज इक्वल टू h रो g। यहाँ पर h है लिक्विड कॉलम का हाइट, रो है इस लिक्विड का डेंसिटी और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब क्या हम इस चीज़ को डिराइव कर सकते हैं? अगर हम इस चीज़ को अभी डिराइव कर लेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगा। आप इसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं आगे चल के, कि किस तरह से ये फार्मूला बन रहा है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आगे चल के इस चीज़ को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, तरह तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसे हम डिराइव करेंगे। तो हम क्या पता करेंगे, इस लिक्विड का अप्लाई किया गया प्रेशर, जो कि प्रेशर ये बॉटम सरफेस पे अप्लाई करेगा। जैसे कि टेबल के केस में क्या हो रहा था, टेबल के ऊपर रखा गया था ब्लॉक, टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा गया था, तो ब्लॉक अपने वेट के कारण एक फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई कर रहा था। वो फोर्स इतना सा एरिया में, ये जो इसका बॉटम एरिया है, इतना सा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा था। सो फोर्स पर यूनिट एरिया था प्रेशर, या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ये प्रेशर था। तो वही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम पता करेंगे प्रेशर जो कि होगा प्रेशर जो कि होगा फोर्स या थ्रस्ट, लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं फोर्स ही लिख रहा हूं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब देखें कितना सा एरिया में ये फोर्स लगाएगा, इसका जो वेट होगा उतना ही फोर्स ये नीचे की तरफ लगाएगा। कितना सा एरिया में लगाएगा, ये ए एरिया में लगाएगा। ये तो हमने पहले ही मान लिया है कि इसका बॉटम सरफेस का जो एरिया है, जो बॉटम फेस है उसका जो एरिया है वो ए है। तो एरिया तो पता है हमें, ये चीज़ तो पता है, लेकिन ये फोर्स कितना अप्लाई करेगा नीचे की तरफ ये नहीं पता। ये फोर्स किसके बराबर होगा, ये फोर्स इसके वेट के बराबर होगा। अब वेट हम कैसे पता करेंगे, वेट हम कैसे पता करेंगे, मास पता करना होगा इसके लिए। तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स ये फोर्स किसके बराबर होगा, ये फोर्स वेट के बराबर होगा, इस लिक्विड के वेट के बराबर होगा। और वेट पता करने के लिए हमें मास पता करना होगा। लिक्विड का मास कितना है, लिक्विड का मास पहले पता करना होगा, तब जाके हम वेट पता कर सकते हैं। मास को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर m से डिनोट कर लेते हैं। चलिए मास को हम स्मॉल लेटर m से डिनोट करेंगे और वेट यही mg के बराबर होगा। अब मास पता करने के लिए हमें क्या पता करना होगा, देखिए मास, डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच एक रिलेशन होता है। हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी बॉडी का मास डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम हो जाता है उसका डेंसिटी। तो फिर हम यहाँ से ये फॉर्मूला बना सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास हो जाएगा। सो चलिए मास इज इक्वल टू, मास को स्मॉल लेटर m से डिनोट कर लेते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी को हमने रो से डिनोट किया और वॉल्यूम को चलिए v से डिनोट करते हैं। ये वॉल्यूम कैपिटल V और ये मास स्मॉल लेटर m और ये डेंसिटी इसे हमने रो से डिनोट किया है। ओके, तो मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, दैट मीन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम भी पता करना होगा। तो वॉल्यूम इस लिक्विड का कितना होगा, हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पर ये जो लिक्विड यहाँ पर भरा गया है, ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ये लिक्विड इस सिलिंड्रिकल कंटेनर में भरा गया, तो इसका भी जो शेप होगा वो सिलिंड्रिकल होगा लिक्विड का, और उसका वॉल्यूम होगा इसी कंटेनर का एरिया, बेस एरिया इनटू लिक्विड जितना भरा गया है उसका हाइट। क्योंकि ये लिक्विड जो है सिलिंड्रिकल शेप में है, देखिए अभी, क्योंकि इसने कंटेनर का शेप ले लिया। तो ये वॉल्यूम हम पता कर सकते हैं। दिस वॉल्यूम कैन बी फाउंड आउट कैसे, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट, लिक्विड कॉलम का हाइट। वैसे हम वॉल्यूम किसका पता कर रहे हैं, कंटेनर का तो नहीं पता कर रहे हैं, हम वॉल्यूम किसका पता करेंगे, हम वॉल्यूम इस लिक्विड का पता करेंगे। तब जाके इस लिक्विड का मास हम पता कर सकते हैं, तब जाके इस लिक्विड का वेट हम पता कर सकते हैं, और फिर इस लिक्विड का अप्लाई किया गया प्रेशर हम पता कर सकते हैं। ओके, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट।
अब आप गौर करें, यहां से आगे हम कहेंगे मास किसके बराबर हो गया? मास इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इनटू वॉल्यूम के जगह पे हम लिखेंगे A इंटू H। तो ये हमें मिल गया मास इज इक्वल टू A रो H। अब वेट, इसका वेट हम क्या कहेंगे? वेट होगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दैट इज इक्वल टू, मास इसका कितना है देखें, रो इंटू A इंटू H। सो रो इंटू A इंटू H इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिस G। ये तो m के बराबर हो गया, मास के बराबर हो गया, इसके साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिल गया? अभी हमें वेट मिल गया, जो कि फोर्स, जितना फोर्स ये लिक्विड कॉलम नीचे की तरफ अप्लाई करेगा, दिस फोर्स जो कि वेट के बराबर होगा, इसके वेट के बराबर होगा, और इसी फोर्स को हम थ्रस्ट कहेंगे। सो ये थ्रस्ट जो है, ये थ्रस्ट हो गया रो इंटू A इंटू H इंटू G। अब यही वैल्यू इस फोर्स की जगह पे यहाँ पर अप्लाई कर दें तो देखिए क्या मिलेगा हमें मिलेगा रो इंटू A इंटू H इंटू G डिवाइडेड बाय, ये बॉटम एरिया कितना है, ये जो फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, कितना सा एरिया में ये अप्लाई कर रहा है? ये अप्लाई कर रहा है इतना सा एरिया में, ये जो है, ये इसका बॉटम सरफेस है, इतना सा एरिया में ये फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है, इतना सा एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो एरिया कितना है? वो एरिया है A। सो ये फोर्स इतना एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो डिवाइडेड बाय A। अब आप देखिए यहाँ से ये A और ये A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बचा हुआ रहेगा H इंटू रो इंटू G। सो किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा उस लिक्विड कॉलम का जो हाइट है, जितना लिक्विड को फिल किया गया, जितना हाइट तक फिल किया गया, इनटू उस लिक्विड का डेंसिटी, इनटू उस जगह पे, इस रीजन पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो। इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा ये हो जाएगा प्रेशर ड्यू टू दिस फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड। यहाँ पर कुछ मज़ेदार चीज़ और भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो ये कि ये जो कंटेनर है, कंटेनर का शेप कैसा भी हो, चलिए हमने सिलिंड्रिकल कंटेनर लिया था, हमने ऐसा एक कंटेनर लिया और यहाँ H हाइट तक हमने लिक्विड को फिल कर दिया, हमने H हाइट तक लिक्विड फिल किया, ये हाइट है H और इसका बॉटम एरिया है लेट्स से कि A। वैसे एरिया से कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि इसका जो प्रेशर होगा, नीचे की तरफ जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर कितना होगा? ये जो प्रेशर ये नीचे इस सरफेस में, मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, इस सरफेस में ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, दिस प्रेशर इज इक्वल टू हाइट इंटू रो, इस लिक्विड का डेंसिटी, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए ये कंटेनर किसी भी शेप का हो, कंटेनर मान ले ऐसा शेप का है और अब भी हमने H हाइट तक ही लिक्विड को फिल किया है, अब भी हमने यहाँ से H हाइट तक, बॉटम से H हाइट तक ही इस लिक्विड को फिल किया है, तब भी देखिए शेप अलग है, यहाँ पर ज़्यादा लिक्विड है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर ज़्यादा लिक्विड है क्योंकि ये जो है कंटेनर ऊपर की तरफ फैल रहा है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा लिक्विड होगा। फिर भी ज़्यादा लिक्विड होने से ज़्यादा वेट होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्रेशर होगा, दिस प्रेशर, इस केस में भी जो प्रेशर होगा इस बॉटम सरफेस में, यहाँ पर ये प्रेशर H इंटू रो इंटू G के बराबर ही होगा, चाहे कंटेनर का शेप ऐसा हो या फिर कंटेनर का शेप ऐसा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो हाइट है, इस हाइट पे सिर्फ ये प्रेशर डिपेंड करता है। और यहाँ पर भी अगर हाइट H हुआ, यहाँ पर भी जो हाइट है, इसी पर ये वाला प्रेशर, ये जो बॉटम सरफेस पे प्रेशर अप्लाई होगा, ये प्रेशर इसी पे डिपेंडेंट होगा, H रो G, और इसे कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इस लेवल पे मैं आपको ये प्रूव करके नहीं दूंगा, पर एक डेमोन्स्ट्रेशन हम देख सकते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, इसे कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स।
अब इसे समझना अगर आपको है तो एक सिंपल सा एक डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं। चलिए, एक पाइप है, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, प्रूफ इस लेवल में मैं नहीं करूँगा। सो ये एक मान ले यहाँ पर पानी रखा हुआ है यहाँ पर, और एक कंटेनर हमने ऐसे रखा, नीचे से ये खुला हुआ है, एक कंटेनर ऐसा है, और दूसरा कंटेनर कुछ ऐसा है। अब ये तो बिल्कुल खुला हुआ है यहाँ से। अब अगर आप पानी यहाँ पर भरते हैं या कोई भी लिक्विड आप भरते हैं, तो कोई भी लिक्विड आप भरे तो आप ये पाएंगे कि वो लिक्विड जो है ये सेम लेवल में रहेगा, यहाँ पर ये सेम लेवल तक ही भरेगा। यहाँ इस कंटेनर में अगर आप लिक्विड फिल करते हैं तो फिर आप देखेंगे धीरे धीरे वही लिक्विड यहाँ से यहाँ भी पहुँच जा रहा, और दोनों का जो टॉप सरफेस है दोनों सेम लेवल में होगा। ये हमेशा होता है, आप करके देख ले, आप प्रैक्टिकली करके देख ले, ये हमेशा होगा। सो ये सेम लेवल तक चढ़ा। अब आप गौर करें, इस रीजन में, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर और यहाँ पर, इस रीजन में ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है ये, और इस रीजन में ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है। दोनों सेम लेवल पे है, देखें ये दोनों सेम लेवल पे है। अब आप गौर करें, इन दोनों में अगर प्रेशर डिफरेंस होता, अगर यहां पर प्रेशर P1 होता और यहां पर प्रेशर P2 होता, अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता? ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लूइड फ्लो करता। आप जो हवाएं देखते हैं, जो तूफान आती है, क्योंकि वहां पर प्रेशर डिफरेंस होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लूइड जो है ये रश करने लगता है, चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो, ये रश करने लगता है, तो ये यहां से मूव करने लगेगा। तो अगर प्रेशर में डिफरेंस होता इन दोनों में, तो फिर यहां से लिक्विड फ्लो करके इस तरफ आता, और ऐसा करने से इसका लेवल जो है ये लेवल नीचे जाता है। ये जो टॉप लेवल है ये टॉप लेवल नीचे जाता है, और यहाँ पर लिक्विड आने के कारण ये लेवल ऊपर की तरफ चढ़ता है। ये वाला लेवल जो है ये वाटर लेवल या लिक्विड लेवल ऊपर की तरफ चढ़ता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हम ये पाते हैं कि दोनों कंटेनर में सेम लेवल तक ही लिक्विड भरता है। इसका मतलब यहाँ पर इन जगहों पे कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं है, दोनों का दोनों प्रेशर सेम है। उसी लॉजिक से हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ जो प्रेशर होगा यहाँ भी इस सरफेस में भी वही प्रेशर होगा, भले ही कंटेनर का शेप कुछ भी हो, कैसा भी हो। सिर्फ प्रेशर डिपेंड करता है लिक्विड कॉलम के हाइट पर, और इसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, एक इंटरेस्टिंग बात ये कि अगर मान ले कि इस कंटेनर पे, हमने तो अब तक बॉटम सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई हुआ इसके बारे में बात कर रहे थे, अब मान ले कि यहाँ पर एक छेद कर दिया गया। तो छेद करने से होगा क्या? छेद करने से यहाँ से लिक्विड बाहर की तरफ निकलेगा, बहुत तेज़ी से ये लिक्विड जो है ये बाहर की तरफ ऐसा निकलेगा, बाहर की तरफ निकल के गिरेगा। तो आप इस जगह पे गौर करें, इस जगह से तेज़ी से एक स्पीड से लिक्विड बाहर निकल रहा है, लेकिन कंटेनर के अंदर लिक्विड तो स्टैंड स्टिल था, रुका हुआ था। तो फिर यहाँ ये काफ़ी स्पीड से जब बाहर निकल रहा है, यहाँ पर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये जो है ये इस कंटेनर के अंदर जब छेद नहीं था वो तो रुका हुआ था, थोड़ा बहुत मूव कर रहा था रैंडम डायरेक्शन में, लेकिन वो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करें तो कोई पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। तो अगर ओवरऑल आप काउंट करें तो उसका जो नेट ओवरऑल वेलोसिटी होता है उन पार्टिकल्स का वो जीरो होता है। कोई दाहिने तरफ जाता है तो कोई बाईं तरफ जाता है, तो एक दूसरे को इस तरह से कैंसिल कर देता है क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है। तो ओवरऑल इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इसे छेद मिलता है तो ये एक वेलोसिटी के साथ ये बाहर की तरफ निकलता है। और हमें पता है कि जीरो वेलोसिटी से एक नॉन जीरो वेलोसिटी पाने के लिए क्या चाहिए होगा? एक फोर्स चाहिए होगा। बिना फोर्स का ये चीज़ हो ही नहीं सकता कि बॉडी रुका हुआ है, कोई भी पार्टिकल रुका हुआ है और फिर उसमें वेलोसिटी आ गया, तो इसके लिए तो फोर्स चाहिए होगा। दैट मीन इस जगह पे इस छेद के पास एक फोर्स अप्लाई हो रहा है।
तो इस छेद का एक एरिया होगा, यहां पर ये जो छेद है इसका एक एरिया होगा, और फोर्स, जो भी फोर्स यहां पर इन पार्टिकल्स पे अप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय दिस एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो हम ये कह सकते हैं इस जगह पे जहां पर कि ये छेद है यहां पर जरूर एक प्रेशर अप्लाई हो रहा, जिसके कारण लिक्विड यहां से बाहर की तरफ निकल रहा है। वो प्रेशर किसके बराबर है यही हम अगले वीडियो में देखेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 9th के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।